नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं कॉटन के साथ, क्योंकि कॉटन की कीमतों में बेतहाशा तेजी है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक नई ऊंचाई को मार्केट छू रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ BS राजपाल साहब हैं, जो कॉटन मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं और कॉटन पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। मंजीत कॉटन के चेयरमैन हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, हमारे साथ बीरेन वकील हैं और साथ ही हमारे साथ भाविक पटेल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजपाल साहब, क्या हो रहा है कॉटन में ये? नमस्कार झा साहब। ऐसा है कि जो कॉटन के जो रेट चल रहे हैं ये ड्यू टू इंडिया में क्रॉप कम होने की वजह से हो रहे हैं, और दूसरा इंटरनेशनल में भी जो है यूएस के पास कॉटन का स्टॉक बहुत कम बचा है, जो कि लगभग 15 लाख गठन के आसपास है। तो और दूसरी एक और न्यूज आ रही है कि वहाँ बारिश भी कम हो रही है, तो उसके वजह से टेक्सास में बारिश कम है, तो वहाँ से आइस बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आइस बढ़ता है तो इंडिया में भी रेट इसका इम्पैक्ट आएगा, देखने को मिलेगा सब। सर, लेकिन लगता है कि आइस का नाम तो इस बार बदल ही देना चाहिए। आइस वाली कोई हरकत है नहीं आइस का। बताइए, नाम आइस है और मार्केट में इतनी गर्माहट 44,000 के ऊपर। बताइए। और सर ये एक्चुअली अभी जो है ये जो कॉटन के रेट बढ़ रहे हैं ड्यू टू कॉटन का शॉर्टेज है। और अगर अपन देखेंगे लास्ट ईयर इस टाइम पे इंडिया में स्टॉक था करीबन 1 करोड़ बेल था CCI के पास। जो आज के टाइम पे स्टॉक है केवल 40 लाख गांठ के आसपास, जिसमें MNC आ गया, ट्रेडर्स आ गए और जीनर्स भी आ गया। तो कहाँ तक जाएगा भाव सर? फिर रुकेगा कहाँ? सर ये अभी यहाँ से बढ़ने के बहुत आगे चांसेस कम नजर आते हैं। मुझे रिस्क भी नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मिलों का कंजम्पशन कम होगा, मिलों को पेरिटी कम होती जा रही है। अगर ऐसे रेट बढ़ते रहे तो मिलों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कंजम्पशन मिलों गठानों का कम होगा, तो फिर जब जाके बैलेंस बन सकता है साहब। लेकिन आपके बिरादरी के ही मतलब कॉटन इंडस्ट्री के भी कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि अब मतलब कॉटन में जो तेजी है वो ना सिर्फ थमेगी बल्कि दाम कम होंगे, क्योंकि इस भाव पर डिमांड बहुत कम हो गई है। ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड कम हो रही है कॉटन की ऊंची कीमत पे। आप सहमत हैं क्या इससे? हाँ, ये बात सही है कि यहाँ से मिलों का दिलचस्पी कम होती जा रही है। जिस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं, मिलों को प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे मिलें कुछ डाइवर्ट हो, कम कुछ पॉलिस्टर पे डाइवर्ट हो सकती है या कंजम्पशन कम हो सकता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे रेट, पर बढ़ने के चांस यहाँ से कम नजर आते हैं मुझे। अच्छा, बढ़ने के चांस आपको कम नजर आते हैं यहाँ से। ये बात हो गई कॉटन की। बहुत शुक्रिया राजपाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपनी राय देने के लिए। बीरेन जी, ट्रेडर के लिए इस मार्केट में क्या है अभी कॉटन के मार्केट में? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। आइस कॉटन जिसको आप हॉट बता रहे हो, वाकई में हॉट बन गया है। हाथ जल जाए इतना हॉट हो गया है। डोमेस्टिक रेंज में यहाँ से अभी भी ऐसा लग रहा है कि 500-700 का तो शायद जाना चाहिए। मीन्स मैं मई कॉटन की बात करता हूँ तो मुझे इस चार्ट के हिसाब से 400 यानी 45,400-500 तक दिख रहा है। सप्लाई शॉर्टेज की स्थिति है ये। और यूएस में टेक्सास वेदर भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉटन की। अब हम बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार में आप देखिए कि पहले तो बहुत तेज़ी आई, फिर एक शार्प करेक्शन भी आया, अब फिर से मार्केट बढ़ने लगा है। आज ग्वार सीड ठीक ठाक तेज़ी के साथ बंद हुआ है और जो मई का वायदा है वो 85 रुपये बढ़कर 6,530 के स्तर पर बंद हुआ है। पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या ये माना जाए कि जो करेक्शन आया था उसके बाद की जो ये तेज़ी है आज की, ये अब टिकेगी और ये इस तेज़ी में भाव 7,000 के ऊपर जा सकता है? देखिए, अभी 5 रोज पहले जब बात हो रही थी टीवी पे, तो आपने पूछा था कि तेजी कायम रहेगी क्या, तो मैंने कहा 4 दिन डिमांड को देखना चाहिए, उसके बाद में तेजी पे बात करनी चाहिए। तो उन 4 दिनों में डिमांड नहीं आई,
तो उस समय जो 6,800 रुपए था ग्वार, वो 6,400 रुपए बिक गया। क्योंकि आज सारे मीडिया में, अखबारों में राजस्थान में मानसून कम की खबर थी स्काईमेट के हवाले से, तो उसमें जैसे बताया गया कि राजस्थान के अंदर मानसून कमजोर रहेगा। आज जो तेजी बनी है उसी बात की बनी है कि मानसून कमजोर रहेगा। अच्छा। और इसी खबर के कारण तेजी बनी है। अब ये एक दो दिन में जैसे आईएमडी का आएगा तो वो क्या फोरकास्ट करता है उस पर निर्भर करेगा कि यदि उसकी फोरकास्ट भी कमजोर होती है तो बाजार तेज हो जाएगा, और यदि उसकी फोरकास्ट ठीक होती है तो फिर बाजार छोटी मोटी तेजी मंदी के साथ चलता रहेगा। मृत्युंजय जी, अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर राजस्थान के लिए ये कहा जाए या जो ग्वार के उत्पादक इलाके हैं वहां पर अगर बारिश कम होने की खबर आती है तो ग्वार के दाम और बढ़ेंगे। जी। लेकिन अगर नॉर्मल मानसून की खबर आती है तब भी आप कह रहे हैं कि बहुत गिरेंगे नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे। नहीं, बहुत नहीं गिरेंगे। बहुत नहीं गिरने का कारण तो एक ही है कि बड़ा कोई लंबा स्टॉक नहीं है, तो बड़ी मंदी की तो संभावना नहीं है। पर जहां तक तेजी की संभावना है वो इसी बात पे निर्भर करेगी, मानसून और डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर में अभी कोई नई बात नहीं आई है। जिस तरह की पहले डिमांड थी वैसी अभी डिमांड चल रही है। पर ये जो नया फैक्टर आया है मानसून का, इस बात से आज बाजार तेज हुआ है। अगर की आईएमडी भी बोल देता है राजस्थान में कमजोर रहेगा तो फिर बाजार एक बार बड़ा तेज हो जाएगा। अच्छा सर, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा में अपने रिजर्व से तेल की सप्लाई करने का ऐलान किया है यूएस ने, और जाहिर है कि जब रिजर्व से तेल की सप्लाई निकालेगा तो फिर रिजर्व में तेल चाहिए भी, और जब रिजर्व में तेल चाहिए तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि रूस से तो तेल अमेरिका ले नहीं रहा है। तो जब अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो क्या वहां पर फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी गम की? जी, एकदम यही सोच रहे हैं। और ये लगभग जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से हम लोग यही सोच रहे हैं कि अमेरिका से डिमांड आएगी तो बाजार बढ़ जाएगा। पर अब तक अमेरिका से डिमांड नहीं आ रही है, और उम्मीद है कि वहां से डिमांड आ जाए। डिमांड आएगी तो तुरंत बढ़ेगा बाजार, तुरंत रिएक्ट करेगा। ये कर क्या रहे हैं अमेरिका वाले की डिमांड नहीं मतलब जनरेट कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो बातें आती रहती है कि हम रिजर्व से क्रूड देंगे, फिर नया क्रूड वो बाहर निकालेंगे, पर ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है बाजार में। और डिमांड आती है तो वो सामने दिख जाती है। उल्टा ये हुआ कि जो रशिया को हमारा 4,000 टन मंथली गम जाता था वो भी बंद हो गया। मार्च में एकदम एक्सपोर्ट नील हुआ है रशिया को, किसी प्रकार का एक्सपोर्ट रशिया को हुआ नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर अपनी राय देने के लिए। भाविक पटेल जी, ऐसे में ट्रेडर को ग्वार में अभी क्या करना चाहिए जो लोग ट्रेड करते हैं? मृत्युंजय, मोमेंटम तो अभी भी बुलिश है। 2 दिन हमने अच्छी अपसाइड प्राइसेस देखने को मिली है, और चार्ट में भी अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं 6600 से 6700 के लेवल हम नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहां पे मे कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6450 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 6350 के स्टॉप लॉस से, और 1 से 2 दिन का टारगेट रख सकते हैं 6650 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई। बीरेन जी, आपने कहा था, मतलब आप तो कमाल, मतलब सर आप मतलब आपका इतना सटीक व्यू है ग्वार के ऊपर, और फिर भी आप कहते हैं कि आप जानते नहीं हैं। मतलब आपने, मुझे याद है कि पिछली बार जब आप जुड़े थे आपने कहा था कि ये जो करेक्शन आया है ये उन लोगों के लिए मौका है, नए लोगों के लिए जो ग्वार की रैली का फायदा नहीं उठा पाए थे, उन लोगों के लिए एंट्री का एक मौका है ये। और देखिए उसके बाद ग्वार में आप तेजी भी शुरू हो गई है। सटीक तो नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जस्ट ये चांस वाली बात थी। कभी कभी चांस अच्छा तो क्या ये चांस, सर ये बताएं कि अब जो ये रैली हम देख पा रहे हैं ग्वार की जो आज शुरू हुई है, ये टिकाऊ लग रही है, और इस रैली में ग्वार का प्राइस कहां तक जाएगा? इसमें 670 तक जाना चाहिए। यहाँ से 200-250 रुपये की गुंजाइश है। मई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये लेवल में दे रहा हूँ, और इसकी जो बॉटम है वो 6440 समथिंग की होनी चाहिए। तो ब्रॉड रेंज आपको 300-400 की मिल रही है। जोबिंग के लिए काफ़ी अच्छी रेंज है ये। अच्छा, ठीक है। चलिए, कैलाश चंद्र मोदी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये क्रूड बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है, ये चलते ही तो 200-250 डाउन हो जाती है, चलते ही अप हो जाती है। इसका क्या रीजन है सर, ये बताएं। इसके ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। क्रूड कभी नरम कभी गरम, ये तो होता है।
और बिल्कुल जो बात आपने कही ठीक है मार्केट में, लेकिन खबर भी अलग अलग तरीके की आती है। कभी खबर आती है कि सप्लाई कम हो जाएगी तो दाम बढ़ जाते हैं, कभी खबर आती है कि डिमांड भी कम हो जाएगी तो दाम गिर जाते हैं। तो ये तो मार्केट में चलता ही है। फंडामेंटल या जो भी कोई न्यूज़ आता है उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन होता है। फिर भी बीरेन जी, क्रूड पर अब आपकी टिप्पणी क्या होगा यहाँ से आगे? इस मार्केट को वर्टिगो हो गया है, तो वो बार बार गोल गोल घूम रहा है। और जहां तक अगर सीरियसली बात करें तो 80% ट्रेड है वो अल्गो ट्रेड है, या कंप्यूटर ही खुद ट्रेड करता रहा है। तो धीरे धीरे इसका मैकेनाइजेशन बेसिकली ट्रेड का हो रहा है। तो हर हेडलाइन पे ये अल्गो जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इनके स्टॉप लॉस भी छोटे रहते हैं, टारगेट भी छोटे रहते हैं। 1 सेकंड में 10, 15, 20, कभी कभी 100 ट्रेड भी कर लेते हैं। यही कारण है कि इसमें अबव नॉर्मल प्राइस बिहेवियर देखा जाता है। ओके, ठीक है। आदित्य अब हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए आदित्य। आदित्य, आपको आवाज आ रही है? पूछिए। पूछें। 360 किलो चांदी मेरी बिकी हुई है 68,500 पे, तो सर मेरा भाव कब तक आ सकता है? 68,500 पर आपने शॉर्ट किया है चांदी। मार्केट अभी 69,400 के भी ऊपर है, क्या करें भाविक जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 71,000 का, क्योंकि अभी फ़िलहाल बुलियंस में अगर मैं देखूं तो एक नई तेज़ी ज़रूर से आई है। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा हॉकिश होगी और 50 बेसिस पॉइंट्स की वजह से गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली आनी चाहिए, पर वो आई नहीं है। और ट्रेंड के हिसाब से अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक भी हमें अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। और सिल्वर में रैली अगर एक बार आती है तो 2-3 हज़ार के पॉइंट्स एक वीक में भी आ सकती है। तो स्ट्रिक्ट 71,000 के स्टॉप लॉस से चांदी होल्ड कीजिए, और अगर वापस नीचे आता है 65,800 से 65,500 तो अपनी शॉर्ट पोजीशन निकाल लीजिए। ठीक है। प्रहलाद हैं चुरू राजस्थान से, पूछिए प्रहलाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, ग्वार में तेजी कब आएगी सर, और इसका कितना स्टॉक रह गया सर जो इसको परेशान कर रहा है, तेजी नहीं आने देता है? जैसे कॉटन की तरह इसका भी स्टॉक नील हो जाएगा तो क्या होगा ग्वार में? ये आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्टॉक नील हो जाए? सर, ये जा रहा है धीरे धीरे, कम हो गया। पहले 30,000 बोरी हो जाता था, वो 5,000 बोरी आ रहा है अभी, 5-7,000, 10,000 बोरी। बीरेन जी, क्या कहेंगे आप? गवार और गेस्टर ये दो चीज ऐसी है कि जिसका स्टॉक का पता नहीं चलता है। हर बार इसका कैरी फॉरवर्ड में भूल जा रही है, क्योंकि लॉन्ग शेल्फ लाइफ होने के कारण, क्योंकि बहुत सालों 7-8 साल भी ये खराब नहीं होता, तो लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक की बात करते हैं तो मैंने पीक में कच्चा पक्का यानी गवार और गम दोनों मिला के 2.25 करोड़ बोरी का स्टॉक देखा है, जो आज मेरे हिसाब से 80-90 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके हम पिछले 3 साल से पुराना स्टॉक ही खा रहे हैं। ठीक है। राधे लाल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए राधे लाल जी। मेरा सवाल सर नेचुरल गैस के ऊपर है। नेचुरल गैस, ओके, पूछिए सर, क्या ये सर मई का मैंने जो है 470 रुपये में बेच रखे, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? ओहो, 470 में आपने बेचा है। मार्केट देखिए 522 के ऊपर चला गया है। 13 साल की ऊंचाई इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है एनजी में। क्या उपाय है भाविक जी अब इनके पास नुकसान कम करने का? जी, नेचुरल गैस में प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल हो चुके हैं, और यूजुअली जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग शॉर्ट करते हैं, और हमने देखा है कि प्राइसेस और डबल हो जाते हैं, और फिर जब वो एग्जिट करते हैं तो प्राइसेस वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो थोड़ा रिस्क प्रीमियम भी है, क्योंकि रशिया रूबल में पेमेंट मांग रहा है नेचुरल गैस का, और यूरोप के पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। और दूसरा अगर देखें तो जो वेदर फोरकास्ट है वो भी एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज़ का थोड़ा ठंडा है, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस अपसाइड है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर भी वो होल्ड कर सकते हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट 545 के स्टॉप लॉस है, अगर 545 के ऊपर बंद आता है तो ही पोजीशन आपकी निकले, वरना वापस मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 480 से 470 के बीच में 10 दिन में आ सकता है, अगर 545 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो। ठीक है। राहुल गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए गुप्ता जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मैं जानना चाह रहा था मई कॉन्ट्रैक्ट तो ग्वारसीड है वो 7200 आ सकता है, और एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि ग्वारगम और ग्वारसीड में किस में ट्रेड करना बेहतर है?
सवाल अच्छा पूछा है आपने। तो बीरेन जी, पहला सवाल तो ये कि क्या 7,200 तक मई का कॉन्ट्रैक्ट ग्वार सीड का आ सकता है? पहला सवाल इनका है। और ये पूछ रहे हैं कि ग्वार सीड और ग्वारगम में एक को चुनना हो तो किसे चुनाव जाए? मैं गम में प्रेफर करूंगा चुनने का, क्योंकि उसका माल बदला यानी कैरी कॉस्ट कम हो रहा है धीरे धीरे करके। और जो पहला सवाल उन्होंने कहा 72 होगा, इसकी टाइमिंग के बारे में मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, बट फर्टिलाइजर स्टोरी, डेयरी प्रोडक्ट में डिमांड, रोस्टेड गम की डिमांड, मिल्क की, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आगे भी अच्छा रहेगा। ये साल के लिए ये अच्छा रहेगा गवार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आशीष हैं। पूछिए आशीष जी। पर आगे क्या तेजी रहेगी या स्टेबल रहेगा सर बाजार? थोड़ा डिटेल में बताइए सर। किसमें? सोया तेल। सोया तेल में भाभी जी बताइए डिटेल में थोड़ा, क्योंकि सोया तेल को लेकर तो मार्केट बहुत गर्म है। आज भी हमने खबर चलाई कि इंपोर्ट भी अभी डबल ऑयल का बढ़ा है और तेल कीमतों को कम करने के लिए सरकार की छापेमारी चल रही है अलग अलग हिस्सों में। क्या लगता है आपको भी? जी, मुझे लग रहा है कि आई थिंक अभी भी प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि नवंबर 21 से मार्च 22 के अगर इंपोर्ट देखें तो 8% बढ़े, और सभी के एक्चुअली सभी ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल पाम ऑयल का भी अगर देखें तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सनसीड का जो ऑयल है यूक्रेन से वो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी भरपाई हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक इंपोर्ट के जो नंबर्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें ज़्यादा मंदी नहीं देखने को पाएगी। मुझे लग रहा है कि सोयाबीन जो अभी का 79.50 का जो स्पॉट प्राइस है वो आगे जाके 8100 तक भी आ सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस ज़्यादा कम होंगे शॉर्ट टाइम में। ओके, तो आपको नहीं लगता है कि अभी दाम बहुत कम होने वाले हैं? नेक्स्ट कॉलर नीरज गुप्ता हैं। पूछिए गुप्ता जी। सर वो पटेल साहब से हमको गोल्ड पे सवाल पूछना है कि कहाँ से खरीदें आज, और वीरेन साहब से क्रूड पे सवाल लेना है। अच्छा ठीक है, तो पटेल साहब से आप क्या पूछना चाहते हैं? गोल्ड पर कहाँ से बाय करना है? अच्छा, गोल्ड कहाँ पर बाय करना है बताइए भाविक जी, कहाँ पर बाय करना है गोल्ड? कॉन्ट्रैक्ट 52,950 के करीब वो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52,750 का, और इंट्राडे का टारगेट रख सकते हैं 53,300 का, 53,300 का। अच्छा बीरेन जी, अब कच्चे तेल पर बताएं आप। क्रूड के दाम भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि चाइना में जो लॉकडाउन लगा था शंघाई में और कुछ और शहर में, वो वहाँ पे आंशिक राहत मिल रही है, उससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद जगी तो क्रूड भी बढ़ गया। क्या करें? थोड़ा रनअप इसमें शायद आना चाहिए 2-3 दिन के नज़रिए से। आज के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, और कल मार्केट बंद है नून सेशन में, इवनिंग शायद खुला होगा। यूरोप में शायद और जगह पे भी कहीं थोड़ा तनाव है, सर्बिया, बोस्निया में भी, अजरबैजान, आर्मेनिया में भी। तो टेम्पररी क्रूड बॉटम आउट हो गया है। इसमें रनअप में अपसाइड में हम WTI को 113-14 तक देखेंगे, वहाँ शायद रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति जरूर रहेगी। ठीक है। लखन लाल हैं हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए लखन लाल जी। हाँ सर, ये किसान हूँ सर, मेरे पास 200 बोरी की सरसों रखी है, क्या बेच दूँ या रखूँ? और किसान हैं, 200 बोरी सरसों का स्टॉक है आपके पास। बीरेन जी क्या सुझाव आपका? बेचना चाहिए अभी या रखना चाहिए? आगे दाम बढ़ेंगे सरसों के? सरसों में है अपसाइड, है बची है। उनकी तेल की मात्रा अगर 40% प्लस है तो जरूर रखना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा सर कि 40% है कि नहीं है तेल की मात्रा? वो डेमोग्राफी पे पता चलता है। जैसे भरतपुर, माधोपुर साइड की सरसों है तो 42% भी होती है। गुजरात में थोड़ी कम रहती है। ओके ठीक है। कांतिलाल जी हैं। पूछिए कांतिलाल जी। प्रैक्टिकली 400 क्विंटल हल्दी है। 400 क्विंटल हल्दी है आपके पास। ओके हाँ, हल्दी के दाम तो बहुत बढ़े हैं बीच में, आज थोड़ी गिरावट जरूर है। बताइए भाभी जी क्या किया जाए?
जी, अगर उनके पास फिजिकल है तो आई थिंक थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हल्दी के प्राइस ऑल्दो सारे हम स्पाइसेस के प्राइस देखें तो थोड़े बड़े हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर शायद आगे जाके भी फोरकास्ट कम बारिश का आएगा तो प्राइसेस थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो आई थिंक उनको होल्ड करना चाहिए। 98 से 9900 जब प्राइसेस आता है तो वहाँ पे उनको अपना जो स्टॉक है वो बिकवाली करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर गणपत सिंह हैं जोधपुर से। पूछिए सिंह साहब। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि अपने जो ये धनिया के ऊपर चल रहा है कि भाई ये आप जैसे जून जुलाई में 18,000 रुपये तक जा सकता है, 20,000 भी जा सकता है, तो ये जीरा और ये धनिया की तेजी में मतलब तेजी आएगी क्या? इतनी तेजी आ सकती है क्या? 18,000 20,000, ओहो, टारगेट तो बहुत ऊपर के आ रहे हैं और दाम भी देखिए बहुत बड़े भी हैं। बताइए वीरेंद्र जी, मुमकिन है क्या 18-20,000 का टारगेट? जो स्पाइस इवेंट हुई थी इसमें काफ़ी बुलिश फोरकास्ट आए थे। मुझे भी थोड़ी ताजुबी हुई थी सुन के। इसमें अभी तो मैं क्लियर नहीं हूँ, बट सप्लाई साइड में मुझे इतनी डेफिसिट नहीं दिख रही है। मीन्स जो शॉर्टेज की बात हो रही है इतनी शॉर्टेज दिख नहीं रही। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।